हाय फ्रेंड्स। मैंने जो टाइटल दिया वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा, इसीलिए ऐसा टाइटल दिया कि यार कभी तो कोरोना से हट के बात करें। तो चलिए, चाइना ने हमें कोरोना दिया और चाइना ने ही हमें बॉर्डर स्कर्मिशेस यानी कि तनाव, स्ट्रेस हमें लद्दाख बॉर्डर पे दे दिया। तो आज हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम बात करें कि हम चाइना के कंपैरिजन में कहाँ खड़े हैं इकोनॉमिकली। आज हम सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकल बातें करेंगे, इकोनॉमी की बातें करेंगे। हम कहाँ खड़े हैं और आगे बढ़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और ख़ासकर मैं और आप क्या कर सकते हैं। क्या मैं और आप मिलके चाइना को पीछे कर सकते हैं, चाइना से आगे निकल सकते हैं? आंसर इज़ यस। कैसे? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर जब बात करते हैं मिलिटरीली, तो सबको पता है कि चाइना इज़ लार्जर इन मिलिट्री पावर एज़ कंपेयर टू इंडिया। इसमें कोई दो राय नहीं है। डेटा है, जेन्स वीकली है, बहुत से लोग डिफेंस डेटा पब्लिश करते हैं। आप देखेंगे तो वो हमसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों में सुपीरियर हैं। इवन साइबर वॉर में भी वो हमसे आगे हैं। उनका स्पेस प्रोग्राम भी हमसे आगे है। तो दैट इज़ वन। सेकेंड बात आती है कि इकोनॉमिकल, कि क्या इकोनॉमिकली हम उनसे आगे हैं? तो बिल्कुल नहीं आगे हैं। चाइना इज़ वर्ल्ड्स सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमिक सुपर पावर, और शायद कुछ सालों में अमेरिका को पीछे छोड़ के वो नंबर वन पे भी आ जाएगी। तो आज चलिए थोड़े से डेटा क्रंच करते हैं, नंबर क्रंचिंग करते हैं। उम्मीद है आपने एक पेन हाथ में लिया होगा और आपके सामने एक डायरी होगी। जहाँ पे आपको लगे कि कुछ डेटा लिखने हैं, आप पॉज करके वो डेटा लिखिए, समझिए और फिर आगे बढ़िए। तो जितने भी विश्व के 200 प्लस नेशंस हैं, सॉवरेन इंडिपेंडेंट नेशंस, इन सब की अपनी अपनी इंडिपेंडेंट इकोनॉमी है। तो इनको कंपेयर कैसे करेंगे? कौन सा ऐसा पैरामीटर है, कौन सा ऐसा बैरोमीटर है जिससे हम इनकी इकोनॉमीज़ को कंपेयर करें? तो उस पैरामीटर का नाम है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी उस कंट्री की बाउंड्री के अंदर कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज बन रहे हैं, उनका सम टोटल फॉर ए पर्टिकुलर ईयर। अब जैसे 2019 अगर आप लेते हैं तो फ्रॉम 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक इंडिया की सीमाओं के अंदर जो सेवाओं ने जन्म लिया, जो सर्विसेज हैं, आप वोडाफोन, एयरटेल, जियो यूज़ करते हैं, सर्विस हो गई, बैंकिंग सर्विसेज प्लस गुड्स, उसमें एग्रीकल्चरल गुड्स भी आ जाते हैं और फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भी आ जाते हैं। तो इनका जो सम टोटल है, इस प्रोडक्शन को हम जीडीपी कहते हैं। तो एक तो ये कॉमन हो गया कि अब हम जीडीपी के हिसाब से हर कंट्री की इकोनॉमिक पावर को नापते हैं। अब दूसरा पॉइंट ये आ जाता है कि भाई हर कंट्री की करेंसी अलग अलग है। इंडिया में अगर रुपी चलता है तो चाइना में रेनमिनबी चलता है, तो जापान में यन, यूके में पाउंड स्टर्लिंग, यूनाइटेड स्टेट्स में यूएस डॉलर, और यूरोप की जो यूरोजोन है उसमें यूरो चलता है। तो कैसे नापेंगे? तो फिर एक कॉमन डिनोमिनेटर लिया गया विच इज़ यूएस डॉलर, विच इज़ द रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड एंड द मोस्ट एक्सेप्टेबल कॉमन डिनोमिनेटर सो फार एज द फाइनेंशियल डीलिंग्स आर कंसर्न। तो ये दो चीज़ें हो गई, ये आपको पता चल गया। अब आते हैं कि हम साइजेस देख लेते हैं इकोनॉमी के। तो देखिए, वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ी पावर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अभी तक अपना एक छत्र राज्य, मोनोपोली ऑन द नंबर वन पोजीशन कायम रखी हुई है, और करीब 24% इनका वर्ल्ड में, पूरी वर्ल्ड की जीडीपी का हिस्सा है। और 2019 में इनकी जीडीपी थी 21.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। अब हाँ, यहाँ पे आता है कि आप यूएस डॉलर तो समझ गए, ट्रिलियन नहीं समझे। तो मैं सिंपल सी बात है, जैसे हम लोग हज़ार, लाख, करोड़ यूज़ करते हैं, अरब, उसी तरह से जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो ये मापदंड यूज़ करती है, जिसे कहते हैं मिलियन, जिसको 10 लाख के बराबर माना जाता है। 1 मिलियन इज़ इक्वल टू 10 लैक्स। एंड उसके बाद में मिलियन को जब 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, यानी 1000 मिलियन, वो बन जाता है 1 बिलियन। एंड फिर 1000 में ही चलता है, उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। 1000 बिलियन इज इक्वल टू 1 ट्रिलियन। तो 21.14
ट्रिलियन, 21.14 ट्रिलियन की इनकी इकोनॉमी है 2019 में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जीडीपी भी दो तरह की होती है। कैसे? एक होती है नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल का मतलब होता है जब आप उसको डॉलर में कैलकुलेट करते हो। अब इंडिया में तो हर चीज़ रुपी में होती है, तो अब सारा टोटल 2019 का जितने भी सर्विसेज और गुड्स इंडिया में बने, तो 31 दिसंबर 2019 को जो उस दिन रेट था डॉलर का, लेट्स से उस दिन रेट था 71 रुपीज़ पर डॉलर, मतलब $1 के लिए आपको 71 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो आपको 71 से डिवाइड करना पड़ेगा और जितना आएगा उतना डॉलर्स इंडिया की इकोनॉमी हो जाएगी। इस फॉर्म को, इस तरीके को कहते हैं नॉमिनल। ओके, इसको कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। तो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए तो नॉमिनल जीडीपी, और दूसरा तरीका है परचेजिंग पावर पैरिटी, वो भी मैं समझाऊंगा आपको। तो उनके लिए तो चूंकि डॉलर में ही है तो दोनों एक ही बराबर हैं, तो उनकी नॉमिनल जीडीपी 21.14 ट्रिलियन डॉलर और उनकी परचेजिंग पावर पैरिटी की भी जीडीपी 21.14 ट्रिलियन डॉलर। अब देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा सवाल आता है कि डॉलर की वैल्यू 31 दिसंबर 2019 को थी 71 रुपीज़, आज 75.5 है। ओके, मोटा मोटी 75 लगा लें। ओके, तो रोज़ थोड़ा बहुत बदलता रहता है। 75 कैलकुलेशन में आसान रहेगा हमारे लिए, रुपए। तो क्या यूनाइटेड स्टेट्स में जो चीज़ $1 में मिलती है उसके लिए इंडिया में हमें वही चीज़ बाय करने के लिए 75 रुपीज़ देने पड़ते हैं? नहीं, आंसर है नो। वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूयॉर्क टाइम्स एक न्यूज़पेपर है, वो $5 का मिलता है, तो 75 इंटू 5 आप लगा लीजिए कितना होता है, करीब 400 रुपये के आसपास का पेपर मिलता है। हमारे यहाँ 4 रुपये का मिलता है, तो फ़र्क हो गया ना। अब अगर वहाँ पे एक बर्गर मिलता है $1 में भी, एकदम गए आप, खड़े खड़े आपने फास्ट फूड लिया, एक बर्गर $1 में ले लिया, सबसे सस्ता मील माना जाता है। लेकिन हमारे यहाँ वड़ा पाव तो 15 रुपये या 20 रुपये का मिल जाता है, तो $1 में तो हमें मोर देन 3, मतलब समझ लो 4 वड़ा पाव मिल जाएंगे। तो इसका मतलब है कि $1 में जो वहाँ चीज़ मिलती है, हमें कोई ज़रूरी नहीं उसका इक्विवेलेंट देना पड़े वो चीज़ खर्च करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ शेविंग करने के लिए अगर आप किसी पार्लर में जाते हैं और शेव कराते हैं, तो आपको करीब $20 खर्च करने पड़ते हैं। आप समझ रहे हैं, 1500-1600 रुपये। हमारे यहाँ अगर अच्छी जगह भी जाएंगे, एकदम एयर कंडीशन पार्लर भी होगा, तो भी आप 200 रुपये 250 रुपये में शेव करा सकते हैं। तो फिर कैसे कंपेयर करेंगे? तो परचेजिंग पावर पैरिटी एक चीज़ है, वो हर कंट्री की उस हिसाब से तय की जाती है कि यूनाइटेड स्टेट्स में तो वो चीज़ के लिए $1 देना पड़ रहा है, लेकिन आपकी कंट्री में उसी सर्विस को या उसी सामान को लेने के लिए कितने पैसे देने पड़ रहे हैं। इस हिसाब से इंडिया में $1 की वैल्यू परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से पड़ती है करीब 20 रुपये। कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ यूनाइटेड स्टेट्स में $1 में मिलती है, हमारे यहाँ भले ही करेंसी का एक्सचेंज रेट इस समय 75 रुपीज़ है या 31 दिसंबर 19 को 71 था, लेकिन वो चीज़ खरीदने के लिए हमें 71 रुपीज़ या 75 नहीं देने पड़ते, हमें करीब 20 रुपये में वो चीज़ मिल जाती है। अब आ जाते हैं वर्ल्ड की दूसरी इकोनॉमी, जिसको कहते हैं चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ओके, चाइना की इकोनॉमी है $14.14 ट्रिलियन, 14.14 ट्रिलियन डॉलर, और ये 2019 में ये इनका साइज़ था इकोनॉमी का, जीडीपी का। लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से उनकी करेंसी है रेनमिनबी, तो उसके हिसाब से ये वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी मानी जाती है, क्योंकि पीपीपी के हिसाब से इनकी जीडीपी है $27.31 ट्रिलियन। ओके, तो पीपीपी के हिसाब से इन्होंने ऑलरेडी अमेरिका को पीछे छोड़ के नंबर 1 इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड होने का रुतबा या टाइटल या प्लेस हासिल कर लिया। ठीक है, अब आती है थर्ड इकोनॉमी। थर्ड इकोनॉमी इज जापान।
इस समय हम ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करेंगे कि उनकी इकॉनमी क्या है। उनकी करेंसी आपको पता ही है, येन है, और उनकी इकॉनमी है 5.15 ट्रिलियन यूएस डॉलर की। काफ़ी गैप आ जाता है, देखिए कहाँ 14.14, कहाँ लगभग 1/3 पे आ जाती है फिर इकॉनमी जापान की। लेकिन जापान की पॉपुलेशन बहुत कम है, इसलिए वो इट्स ए मच रिचर कंट्री। ओके, कहाँ 7-8 करोड़ लोग और कहाँ 145 करोड़ पीपल ऑफ चाइना। इसी तरह अमेरिका की पॉपुलेशन है अराउंड 32 करोड़, तो उनकी यहाँ पे भी रिचनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो कुछ पैदा हो रहा है उसका प्रॉफिट बहुत से कम लोगों में बंट रहा है, तो लोग ज़्यादा अमीर हैं। ओके, तो थर्ड इकोनॉमी आपकी हो गई जापान, और परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे इसकी जो जीडीपी है दैट इज़ अराउंड 5.75 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, क्योंकि वैल्यू ऑफ जो परचेजिंग वैल्यू ऑफ येन और डॉलर में काफ़ी ज़्यादा अंतर नहीं है। ओके, फिर आ जाता है आपका जर्मनी। जर्मनी इज़ ऑल्सो एन इकोनॉमिक पावर हाउस, चौथे नंबर पे है। इसकी इकोनॉमी है 3.86, कह लीजिए रफली 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास नॉमिनल वैल्यू में, डॉलर टर्म्स में, और 4.44 ट्रिलियन यूएस डॉलर इनकी आ जाती है परचेजिंग पावर पैरिटी के दम पे, क्योंकि इनकी करेंसी यूरो है। यूरो जोन का सबसे पावरफुल कंट्री है इकोनॉमिकली, और यूरो और डॉलर लगभग एक बराबर ही है, थोड़ा सा नीचे है बस यूरो। अब आ जाती है आपकी अपनी इकोनॉमी 5वें नंबर पे। तो पहली बात तो है कि आप और मैं एक दूसरे को बधाई दें कि इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द डॉलर टर्म्स। इंडिया की इकोनॉमी फॉर 2019 वाज 2.94 ट्रिलियन डॉलर्स, ओके, ऑन नॉमिनल बेसिस। तो आप समझ सकते हैं कि 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, कितना 3, थोड़ा सा राउंड अप कर दिया मैंने, 2.94, सिर्फ 60 बिलियन डॉलर्स और अगर हो गई होती तो 3 ट्रिलियन डॉलर हो जाती, या अगर डॉलर की कीमत 71 के बजाय 70 होती तो भी ये 3 ट्रिलियन डॉलर्स हो गई होती। ओके, तो ये तो हो गई इनका नॉमिनल। अब आता है कि परचेजिंग पावर पैरिटी। तो पहले ये समझ लें कि नॉमिनल बेसिस पे तो लगभग चाइना हमसे 4.5 गुना ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी है, 4.5, टचिंग टू 5 टाइम्स हमसे ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी है। लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी के दम पे हम वर्ल्ड की 5th नहीं 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बिहाइंड चाइना, अमेरिका एंड देन वी आर देयर। तो कितनी है हमारी इकोनॉमी पीपीपी बेसिस पे? पीपीपी बेसिस पे हमारी इकोनॉमी है 11.32 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। तो अब चाइना में और हमारे में कितना डिफरेंस रह गया? सिर्फ 2.5 टाइम्स का, सिर्फ हमसे पीपीपी बेसिस पे 2.5 गुना बढ़ा है, और नॉमिनल बेसिस पे लगभग 5 गुना बढ़ा था। तो आप समझ गए फ़र्क कि इतना ज़्यादा हमें भयभीत होने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हमसे कोई 100, 150 या 50 साल आगे नहीं है। हम मोर और लेस कैच कर सकते हैं, और हमारी अपनी अलग तरह की ज़रूरतें हैं, हमारी अपनी अलग तरह की कंट्री है, हमारे अपने अलग तरह के नीड्स हैं। ओके, उनके अपने अलग तरह के नीड्स हैं, लेकिन यस हमें भी उनसे काफ़ी कुछ सीखना है, इसमें कोई शक नहीं है। जो होगा हम आगे चल के अभी सीखने जा रहे हैं। अब आ जाते हैं हम इस कंपैरिजन के बाद में इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर। अपने देश की जीडीपी समझ लो, 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, ओके, और 2019 जब कि हमारे करेंसी का रेट था 71, मतलब $1 में 71 रुपए ये बराबरी थी। अब कितना हो गया? 75.5, वो आज का रेट है 30 जून का, या जब आप कल सुन रहे होंगे 1 जुलाई को, मोर और लेस यही रहने वाला है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो रही है इन दिनों। तो थोड़ा सा नीचे गया है, करीब 6-6.5% हमारी करेंसी इस कैलेंडर ईयर में 2020 में लुढ़की है डॉलर के मुकाबले। तो आइए देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, इस जीडीपी के इस नंबर का मतलब क्या है, 3 ट्रिलियन डॉलर का मतलब क्या है। 3 ट्रिलियन डॉलर का मतलब है, अगर आप 71 से मल्टीप्लाई करें इसको, तो इसका मतलब है 208 लाख करोड़, 208 लाख करोड़।
अब आप कहेंगे नंबर कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है, आज एक नई चीज़ सिखा देते हैं। लिखिए 208। लाख लिखने के लिए आपको कितने ज़ीरोज़ लगते हैं? 5। 208 के बाद 5 ज़ीरोज़ लगाइए। और करोड़ के लिए कितने ज़ीरोज़ लगते हैं? 7। तो 208 लाख करोड़ को अगर आपने लिखना हो तो 200 के बाद में 5 + 7 12 ज़ीरोज़ लगा दीजिए। तो आज आपने एक नई चीज़ सीखी कि अगर करोड़ लिखना है तो उसमें बहुत से लोग कहते हैं अरे तुझे पता भी है 1 करोड़ में कितने ज़ीरो होते हैं? बोल दीजिए यस, 7 ज़ीरोज़ होते हैं। और लाख में कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो 208 लाख करोड़, कोई कहे अपने कंट्री की जीडीपी को नंबर्स में लिख के बताओ, तो सिंपली 208 लिखिए, 5 ज़ीरो ऐड कीजिए, 5, और फिर उसके बाद 2, और 5 और 2 7, 7 ज़ीरो और ऐड करिए और उसको दिखाइए कि इतनी है हमारे कंट्री की जीडीपी। एक मुद्दा सॉल्व हो गया। हम अभी परचेजिंग पावर पैरिटी की बात नहीं कर रहे, हम डॉलर टर्म्स की बात कर रहे हैं। ये जीडीपी किसने बनाई, कौन है इसका सूत्रधार? तो मेनली 3 लोग हैं। एक है एग्रीकल्चर, प्राइमरी इंडस्ट्री हमारी, दूसरी है फिर मैन्युफैक्चरिंग, ओके, जिसमें कि हम सारे ऑटोमोबाइल, सेल फोन्स, हमारे देश में बहुत सी चीज़ें बनती हैं। हमारे इंजीनियरिंग गुड्स बहुत फेमस हैं, हमारी डायमंड इंडस्ट्री बहुत फेमस है। तो ये सारी चीज़ें, प्लस हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत फेमस है। वी आर नोन एज द फार्मेसी टू द वर्ल्ड। दुनिया की दवा की दुकान के नाम से भारत मशहूर है, फार्मेसी टू द वर्ल्ड के नाम से। और हम इसी तरह से काफ़ी चीज़ों में आगे हैं। टेक्सटाइल हमारा बहुत अच्छा है। तो उसी तरह से अब सर्विसेज में आ जाते हैं जब हम, तो सर्विसेज में हमारा आईटी सेक्टर बहुत स्ट्रांग है। आईटी सेक्टर का मतलब है कि आपकी ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कंपनीज़ हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, ये सारी कंपनीज़ ये सर्विस सेक्टर में आ जाती हैं। तो ये जो हमारी नॉमिनल जीडीपी है 208 लाख करोड़, यानी 208 5 ज़ीरोज़ एंड 7 ज़ीरोज़, इसको कितने लोगों ने कंट्रीब्यूट किया? इसमें कंट्रीब्यूट किया लेट्स से 50% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन। और अगर हमारे देश के इकोनॉमिस्ट और सोशलॉजिस्ट वाकई में ऐड करें कि रियल में काम किसने किया, तो 50% ही आएगी। क्यों? देखिए, आप 17-18 साल या 20 साल तक पढ़ाई करते हैं, तब तक आप कंट्रीब्यूट नहीं करते, आप कोई ऐसी एक्टिविटी में एंगेज नहीं होते हैं जिससे आपको कोई पेमेंट मिले। मैं पॉकेट मनी की बात नहीं कर रहा हूँ। और एक एज के बाद, लेट्स से 64-65 के बाद में भी लोग आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप किसी ऑफिस, फैक्ट्री में जाएं। एक तो रिटायरमेंट एज होती है, और दूसरे आप फिज़िकली भी इतने कैपेबल नहीं होते। तीसरा तबका है हमारे यहाँ काफ़ी बड़ा, खासकर अर्बन एरियाज़ में, जहाँ पे एक होम मेकर या हाउस वाइफ का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है कि हस्बैंड तो जा रहा है अच्छे फैंसी ऑफिस में, लेकिन वाइफ घर संभाल रही है, और उसकी जो घर के काम की वैल्यू है उसको हम जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते। इसी तरह से जो लोग बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, या मेंटली चैलेंज्ड हैं, फिज़िकली चैलेंज्ड हैं, जो डिपेंडेंट्स हैं, तो काम नहीं करते। तो उन लोगों को अगर हम हटा दें तो आप देखेंगे कि यस, 50% पीपल ओनली आर कंट्रीब्यूटिंग। तो अगर हम 65 करोड़ से डिवाइड करते हैं अपने कंट्री की जीडीपी को, तो एक फिगर आती है, वो है 3 लाख। और जब मैंने ये फिगर कैलकुलेट की तो मुझे वाकई में लगा कि यस, हमारे देश के, चाहे वो फार्मर हो या हमारा एक जिसे कहते हैं ना कि ऐसा तबका जो गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब्स में है, एवरेज सैलरी साल की 3 लाख रुपए बनती है। ओके, जो कॉस्ट टू कंपनी है उसका, तो 3 लाख रुपए के आसपास बनता है। आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, आपको यही पैकेज मिलता है। आप इंजीनियर बनते हैं, आपको यही पैकेज मिलता है, और काफ़ी टाइम तक इसी पैकेज से आपको गुजारा करना भी पड़ता है। किसान भी हैं जो ठीक ठाक हैं, वो 3 लाख रुपए साल में कमा लेता है। 2 लोग हैं तो कमाने वाले, 2 भाई हैं या बाप बेटे हैं, जब अच्छी एज है तो 6 लाख रुपए घर में आ रहे हैं। तो एवरेज है, एवरेज लेते हैं, तो 3 लाख रुपए हमारे 65 करोड़ लोग काम करके इस देश में हर साल जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। समझ में आ गई यहाँ तक बात? अब 3 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन करने के लिए कितने घंटे काम करना पड़ रहा है? चलिए इसका भी हिसाब लगा लेते हैं। इसके लिए काम करना पड़ रहा है लेट्स से 10 घंटे रोज़,
ओके, 10 घंटे रोज़ काम करना पड़ रहा है, तो 1,000 रुपये सैलरी आ रही है आपको हर रोज़ की, और 1,000 इंटू 30,000 रुपीज़, तो इसका मतलब है हर घंटे काम करने के लिए आपको मिल रहे हैं 100 रुपये, राइट। 100 रुपये आपको हर घंटे काम करने का ये देश दे रहा है, या आप 100 रुपये का कंट्रीब्यूशन हर घंटे कर रहे हैं 65 करोड़ पीपल। अगर हर आदमी जो ये कंट्रीब्यूशन दे रहा है 10 आवर्स की जगह सिर्फ 1 घंटा पढ़ा दे, 11 आवर्स कर दे, ठीक है, प्लस इसमें 10 करोड़ लोग ऐसे जुट जाएं जो अभी तक काम नहीं कर रहे थे, जिसमें आप स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, सिर्फ 1 घंटा, तो 65 करोड़ प्लस 10 करोड़ 75 करोड़ लोग हो गए। इसका मतलब पर डे 75 करोड़ मैन आवर्स, राइट। अगर इसमें 100 रुपये पर मैन आवर की आप इंक्रीमेंटल ग्रोथ दे रहे हैं, तो कितना हो गया 75 करोड़ इंटू 100, 7,500 करोड़, मीन्स $1 billion पर डे बाय एडिंग 1 प्रोडक्टिव आवर पर डे। अब आप सोचते होंगे पॉसिबल नहीं है, जो 10 घंटे काम कर रहा है वो 11 घंटे कैसे करेगा। ओके, चाइना ने यही किया था। इन 70s चाइना की और हमारी इकोनॉमी एक बराबर थी। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? बहुत फ़र्क नहीं था। इन 80s थोड़ा फ़र्क होने लगा था। उनकी 300 क्रॉस कर गई थी, $300 बिलियन, हमारी 280 के आसपास थी, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था। बट टुडे दे आर 4.5 to 5 times ahead of us in nominal terms। कैसे हुआ है? उनके यहाँ हर आदमी ने ऐसे ही 1 घंटा या 2 घंटे, कुछ लोगों ने 3 घंटे ज़्यादा काम किया। जो लोग निठल्ले बैठे रहते थे उन्होंने भी काम किया, और सब लोगों ने इसको एक नेशनल ड्यूटी समझा। नेशंस ऐसे ही नहीं बनते। हमारे यहाँ एक थोड़ी सी कल्चर है, बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, एक काम ना करना भी एक बहुत बड़ी शान समझी जाती है। भाई हमें तो कोई काम नहीं करना पड़ता, भाई हम तो, हमारा किराया आ रहा है, हम तो उससे खा लेते हैं, हमारे तो इन्वेस्टमेंट ही ऐसे हैं कि उससे हमारी 7 पीढ़ियाँ खा लेंगी। ये एटीट्यूड डेंजरस एटीट्यूड होता है। या घर में 2 लोग काम कर रहे हैं और 5 लोग बैठे हुए हैं, ये चीज़ ठीक नहीं है। तो अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत बड़ा चैलेंज आपने दे दिया, तो मैं इतना बड़ा चैलेंज आपको नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको जो चैलेंज दे रहा हूँ उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहा हूँ। चलिए पहले अपनी ये बात ख़त्म कर लेते हैं कि अगर पर डे $1 बिलियन ऐड हो रहा है, तो 365 डेज़ में कितने बिलियन डॉलर्स ऐड हो रहे हैं? 365 बिलियन US डॉलर्स हमारी इकोनॉमी में ऐड हो रहे हैं। पाकिस्तान की जीडीपी कितनी है? लेस देन $300 बिलियन। मतलब हमारा 1 घंटे एक्स्ट्रा काम करना, सिर्फ 1 घंटे एक्स्ट्रा काम करना, और सिर्फ 10 करोड़ ऐसे लोग जो काम नहीं कर रहे हैं, वो 1 घंटे उनका काम एक हर साल एक पाकिस्तान की इकोनॉमी एडिशनली हमारी इकोनॉमी में जोड़ देता है। और अगर हम यही काम 2 घंटे कर लें तो 2 पाकिस्तान की इकोनॉमी हर साल हमारे यहाँ जुड़ जाती है। बताइए, फिर हमसे कोई आंख मिलाने की ज़रूरत कर सकता है? जब पता होगा कि इन एडिशन टू जो हमारी ग्रोथ हो रही, उसके सिवा हम 365 to 400 बिलियन डॉलर एडिशनली ऐड कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी में, तो कौन माई का लाल ऐसा होगा जो हमारे कंट्री से आंख में आंख मिलाने की हिम्मत करेगा? अब ये क्या होगा कि ये जो आप 1 घंटा ऐड करेंगे, देखिए इसकी मॉनिटरी वैल्यू होनी चाहिए। तो आपके लिए पहला लेसन, लेट्स से कि आपने अपनी फ्रेंड से या अपने दोस्त से 1,000 रुपये उधार लिए, और ले लेते हैं स्टूडेंट्स, और अपने पापा से लेके उसको दे दिए, तो इसमें कंट्री की जीडीपी नहीं बढ़ी। आपके पापा ने पैसे दिए आपको, आपने उसे दे दिए, लेकिन आप एक ऑप्शन क्यों नहीं दे सकते उसे, अपने दोस्त को, कि मैं तुम्हारे छोटे भाई को या बहन को मैं 1 महीने इंग्लिश या साइंस या फिज़िक्स या कॉमर्स पढ़ा दूँगा या पढ़ा दूँगी। और वो आप, जब एक कल्चर आ जाएगी, तो
तो ये जीडीपी में जुड़ना शुरू हो जाएगा, हमारे कंट्री की ग्रोथ ऐसे होने लगेगी। माना कि आपकी मम्मी है, घर में होम मेकर है, खाना खाया, बनाया, कपड़े धोए, सब कुछ किया, प्रेस किया, घर के सारे काम किए, उसके बाद 5 से 6 घंटे फ्री। अगर वो कुकिंग क्लास एक लेती हैं और उसमें कुछ बनाना सिखाती हैं और उसमें वो पैसे कमाती हैं, दैट विल बी एडेड इनटू द कंट्रीज जीडीपी। अंडरस्टैंड? क्योंकि आज नहीं तो कल जब उनका बिजनेस थोड़ा सा बढ़ेगा तो वो उस पर टैक्स देना भी शुरू करेंगी, रिटर्न भरना शुरू कर देंगी, जीएसटी शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे कल्चर ये बन जाएगी और वो फॉर्मल इकोनॉमी में तब्दील होने लगेगा। ओके, दैट इज सेकेंड पॉइंट। थर्ड क्या कर सकते हैं आप? देखिए, जितनी भी सस्ती चीज़ें होती हैं, 50 रुपए की टी शर्ट, 2 रुपए का पेन, 50 रुपए के चप्पल्स, तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑलमोस्ट यूज़ एंड थ्रो वाली होती हैं। एक दिन आपने यूज़ किया, 2-2 रुपए के पेन चौराहों पे बच्चे जो हैं स्ट्रीट अर्चिन्स बेचते फिरते हैं आपको, क्रिसमस कैप्स, झंडे, ये सब पर कोई 50 पैसे है, कोई 2 रुपए का। जितनी चीज़ सस्ती होगी उतनी ही जल्दी वो डस्टबिन में जाएगी, और डस्टबिन में जा, क्योंकि उसकी रिपेयर नहीं होती। डस्टबिन में जाने का मतलब है कि वो चीज़ को हमारे लिए एक एनवायरमेंटल हैज़ार्ड बन गई। हमारे कंट्री को उसके लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, उसको, उस वेस्टेज को हैंडल करने के लिए। और जितना हमने जीडीपी में एनहेंसमेंट किया उतना ही हमने नुकसान कर दिया एनवायरनमेंट को मैनेज करने में, नंबर 1। और नंबर 2, जो आप ये सस्ती चीज़ें देखते हैं ना, जिनका मैंने नाम लिया है, ये सारी चाइना से इंपोर्ट की हुई चीज़ें होती हैं। 2-2 रुपए वाले पेन, 5-5 रुपए वाली टोपियाँ, 10-10 रुपए वाले से सॉर्ट ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स और समथिंग। और जो हम इंपोर्ट करते हैं चीज़, वो हमारी जीडीपी में इंक्लूड नहीं होती। पता था आपको? तो अगर आप चाइना से $65 बिलियन का इंपोर्ट करते हैं, तो अपनी, आप सोचते हैं कि अरे तो दुकानदार बैठा हुआ है तो इसकी इनकम भी तो हमारे जीडीपी में इंक्लूड होगी। नो, इम्पोर्टेड चीज़ की वैल्यू हमारी इकोनॉमी से हटा दी जाती है, तो बहुत नुकसान होता है। तो एक तो हम जीडीपी को नहीं बढ़ा रहे हैं ऐसी चीज़ों से, नंबर 1। नंबर 2, अपने लिए इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल डैमेज क्रिएट कर रहे हैं। और नंबर 3, हम अपनी जेब में एक छेद करते जा रहे हैं, क्योंकि 5-5, 10-10 रुपए की चीज़ें खोती हैं, टूटती हैं, ख़राब होती हैं। हमें लगता है क्या हुआ, 10 रुपए की थी, 20 रुपए की थी, 50 रुपए की थी, कौन सा 1000 रुपए की थी। ओके, तो हम कई सारी चीज़ें लेते रहते हैं। इससे अच्छा है अपने यहाँ की ही बनी हुई एक महंगी सी चीज़ ले लें, महंगा पेन ले लें, 500 रुपए का पेन ले लें, फिर वो खोएगा नहीं, फिर वो डस्टबिन में नहीं जाएगा, राइट? बाटा का 1000 रुपए का जूता ले लें बजाय कि चाइनीज़ चप्पलें लेने के, तो हमारी इकोनॉमी में भी बढ़त होगी और वो चीज़ ज़्यादा दिन चलेगी और हमारा इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल डैमेज भी नहीं होगा। तो आप समझ गए कैसे ये 75 करोड़ लोग, 65 करोड़ जो एक्चुअल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जो जीडीपी बना रहे हैं, प्लस 10 करोड़ वो आपके जैसे और मेरे जैसे लोग, जो मैं रिटायर होके और आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अगर माना मैं आपसे कुछ पैसे डरिए मत, लूँगा नहीं, अगर मैं आपसे कुछ पैसे लेता हूँ तो मैं जीडीपी में एनहेंसमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बिल दूंगा और सरकार को जीएसटी दूंगा। तीसरा एक ये है कि हमारे कंट्री में ये थोड़ा सा चैरिटी करने की बहुत ज़्यादा कल्चर है, जो कि वेस्ट में और चाइना में भी नहीं है। कैसी चैरिटी करने की? कि अगर हमें दोस्त कहता है कि यार ज़रा मेरी छोटी बहन है, 8वीं क्लास में पढ़ती है, ज़रा 2 महीने उसको पढ़ा दो, तो हम अपना सब काम छोड़ के 2-3 घंटे उसको पढ़ाने में लग जाते हैं और हमें कुछ भी मिलता नहीं है। ये चीज़ इन माय ओपिनियन हमारे एक एटीट्यूड को, फ्री लोडिंग वाले एटीट्यूड को, मुफ्तखोरी के एटीट्यूड को बढ़ावा देती है। ये नहीं होना चाहिए। हमारा जीडीपी इन चीज़ों से भी नीचे जाता है। ओके, तो चीज़ें ध्यान में रखिए। 65 + 10 75 करोड़ मैन आवर्स
multiplied by 100 is 7,500. $1 is equal to 75 rupees. तो $1 billion is equal to 7,500 crore rupees. Every day India can add $1 billion by way of production. किसान है, 1 घंटा और काम कर रहा है, कुछ और बोएगा, कुछ और वीड्स वगैरह निकालेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा. ओके, फैक्ट्री में है, 1 घंटे काम करेंगे ज़्यादा, हो सकता है 100 रुपये नहीं, जब एक्स्ट्रा काम करते तो ओवर टाइम की कीमत और ज़्यादा होती है, वो मिल सकता है. आप घर आके फ्रेश होके 1 घंटे कोई ऐसी चीज़ कर सकते हैं जो आपके जॉब से रिलेटेड नहीं है लेकिन आपको कमा के दे रही है. किसी को इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, किसी को पढ़ाना, किसी का कोई जिसे कहते हैं कि एडिशनल किसी जगह जाके काम कर लेना. चाइना ऐसे ही नहीं बन गया. जो मैं कह रहा हूँ ये वो आज से 20 साल पहले कर चुके हैं. दैट इज़ वाई दे वर ग्रोइंग नॉट एट ए रेट ऑफ 5% और 7%, दे वर ग्रोइंग एट ए रेट ऑफ 20%, 22%. ओके, तो ये थोड़ा सा मैं आपको फैक्टर्स बता रहा था. समिट अप, हमें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं. हम इतना बहुत ज़्यादा लैगार्ड नहीं हैं, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं हैं, हम कवर कर सकते हैं क्योंकि परचेजिंग पावर पैरिटी में चाइना सिर्फ हमसे 2.5 टाइम्स बढ़ा है और ये गैप धीरे धीरे कम होगा. विद इन 5 to 6 years it will be only 2 times bigger in purchasing power parity and in nominal terms only 3.5 times, not 4.5-5 times. Okay, in 4 to 5 years. लेकिन अगर हम थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करें तो हम ये गैप और जल्दी भर सकते हैं. नंबर 2, आज आप देखते हैं कि हम बहुत सी चीज़ों के लिए चाइना पे डिपेंड रहते हैं. बहुत से नाम आते हैं. किन किन चीज़ों पे? फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, API जिन्हें हम कहते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जिनसे आपकी दवाओं में असर आता है. ओके, जो असल में आपको ठीक करती हैं वो APIs होती हैं जो गोलियों में डाली जाती हैं या कैप्सूल्स में या सिरिंजेस में, जो भी है. तो ये APIs दोनों तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स भी, इनऑर्गेनिक केमिकल्स भी. तो हमारे यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट ने कहा, मैंने कई आर्टिकल्स पढ़े कि हमें करीब 10 साल लगेंगे उनकी डिपेंडेंस ख़त्म करने में. लेकिन अगर कोई मिशन मोड हो तो 10 साल नहीं लगने चाहिए ना. अगर आप पॉलिटिक्स सारी ख़त्म कर दें और टाटा केमिकल्स को कहें कि इनऑर्गेनिक केमिकल्स जो APIs हैं आप बनाएंगे और आपके लिए सिर्फ 1 साल का टाइम दिया जाता है. ऑन द अदर हैंड रिलायंस को कहा जाए कि आप ऑर्गेनिक केमिकल्स, क्योंकि वो पेट्रोकेमिकल्स में बहुत आगे, वर्ल्ड की लीडिंग कंपनी है, कि आप इंग्रेडिएंट्स बनाएंगे जो इससे रिलेटेड है, हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है, और आपको 1 साल का टाइम दिया जाता है. आई थिंक दे विल टेक इट अप एज ए चैलेंज. ओके, इसी तरह से हमारे यहाँ और भी बहुत सी कंपनीज़ हैं और बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो हमारे साथ कोलैबोरेट होना चाहेंगे. जैसे सेमीकंडक्टर्स हैं जिनके बिना कोई कंप्यूटर नहीं बन सकता. और आपको आज मैं बता देता हूँ, लैपटॉप सिर्फ और सिर्फ चाइना में बनते हैं 100%. तो अगर आप आज लैपटॉप इंपोर्ट करना बैन कर देते हैं तो फिर हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? क्योंकि जितने लोग सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में जाएंगे उन्हें तो लैपटॉप चाहिए ना काम करने के लिए. तो जर्क रिएक्शन लेना ठीक नहीं होगा. लेकिन अगर सैमसंग को कहा जाए कि टाई अप विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और विद सम प्राइवेट सेक्टर कंपनी, HCL, व्हाटएवर, आई एम नॉट से सॉर्ट ऑफ कि एक पार्शियल नहीं हो किसी कंपनी के लिए, और आपको सिर्फ हम 1 साल या 6 महीने देते हैं टू जैक अप दिस टाइप ऑफ प्रोडक्शन लेवल, आपको लगता है नहीं हो पाएगा? हो जाएगा. आज से 3 महीने पहले इंडिया में एक भी PPE नहीं बनता था, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, PPE नहीं बनता था. आज हम करीब 1 करोड़ PPE पर मंथ बना रहे हैं और 50 लाख उसमें से एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं पर मंथ. और दिस इज़ गोइंग टू बी जैक्ड अप टू 2 करोड़ पर मंथ. कहाँ 0 3 महीने पहले, कहाँ करंटली 1 करोड़, एंड विद इन ए शॉर्ट टाइम 4 to 5 months 2 CR. तो अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं और यही हमें करना पड़ेगा. आज इकोनॉमिक्स के इसी एंगल पे आपसे बात करनी थी, यही आपको बताना चाह रहा था. थैंक यू सो मच.